नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गार्गी क्लासेज पर। मैं प्रशांत कुमार शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे 9 जून 2020 के प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर आधारित हमारी आज की क्लास के पॉइंट्स। इस क्लास के करंट अफेयर्स के PDF नोट्स आपको एक PDF फॉर्मेट में या मैगजीन फॉर्मेट में मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास के सबसे पहले टॉपिक के बारे में। जया जेटली टास्क फोर्स। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय की नवीनतम अधिसूचना के अनुसार हाल ही में महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित मामलों की जांच के लिए 10 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है और इसका जो अध्यक्ष है वो जया जेटली को नामित किया गया है और इसके अंदर विभिन्न संबंधित विभागों के सचिवों को पदेन सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। यह टास्क फोर्स, इसके जो प्रमुख कार्य हैं उनके बारे में बात करें तो जैसे कि शिशु मृत्यु दर, कुल प्रजनन दर, मातृ मृत्यु दर, बाल लिंग अनुपात, जन्म के समय लिंग अनुपात, स्वास्थ्य और पोषण, इस तरह के जो मुद्दे हैं उन पर यह टास्क फोर्स काम करेगी। यह टीम महिलाओं की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो उपाय हैं उनका भी सुझाव देगी। साथ ही यह जो वर्तमान में जो कानून हैं उनके अंदर अपनी तरफ से संशोधन करने के लिए कुछ सिफारिशें करेंगी और उनके लिए सुझाव भी देगी। ये जो टास्क फोर्स है उसके गठन की जो घोषणा है वो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा वर्ष 2020-21 की अपनी बजट प्रस्तुति के दौरान की गई थी। अगला टॉपिक है भारत चीन विवाद, जो कि पैंगोंग झील को लेकर के है। चीन और भारत के बीच में वर्तमान में आमने सामने का जो संघर्ष है वह है पैंगोंग त्सो स्थल पर स्थित जो झील है उसमें है। दोनों देश जो है वो मई के बाद से इस क्षेत्र के अंदर अपने सैनिकों को तैनात उन्होंने कर रखा है और ये जो स्थल है जो पैंगोंग झील, ये भारत ने हाल ही में चंडीगढ़ और गुवाहाटी में ट्विन कमांड मुख्यालय स्थापित किया और 90,000 सैनिकों को इसके अंदर तैनात किया और ये सारे जो सैनिक हैं वे प्रशिक्षित पर्वतारोही यानी पर्वतों पर चढ़ने के लिए इन्हें ट्रेंड किया गया है। जो सीमा में भारतीय सैनिकों की जो पैरदारी है उसमें मुद्दा शुरू हुआ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सीमा विवाद है वो अनसुलझा हुआ है और कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों के अंदर अभी भी सीमांकन नहीं किया गया है। इस वजह से ये जो क्षेत्र है इसके अंदर दोनों देशों के बीच में एक विवाद बना रहता है। और हम बात करते हैं इस मामले के बारे में तो भारत चीन दोनों के बीच ये जो विवादित क्षेत्र है उसमें से ज़्यादातर भूमि में से गुजरता है, अर्थात ज़्यादातर जो भाग है वह जो स्थलीय भाग पर उनका विवाद है। लेकिन एकमात्र पैंगोंग त्सो जो झील है वह एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर जो ये विवादित सीमा है वो पानी के बीच से गुजर रही है। तो इस झील का कोई विशेष सामरिक महत्व नहीं है, लेकिन ये जो झील है वह चुशुल के रास्ते में इसके बारे में आपको बता दें कि जो चुशुल है वो भारत चीन का जो 1962 के अंदर जो युद्ध हुआ था तो उस समय इस चुशुल के अंदर ये युद्ध हुआ था और उस समय जो 13 कुमाऊं रेजिमेंट थी उसकी चार्ली कंपनी के 124 भारतीय जवानों ने 1300 चीनी सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब दिया था। और हालांकि भारत को इस युद्ध के अंदर हार का सामना करना पड़ा था। 18 नवंबर 1962 को यह युद्ध हुआ था, चुशुल के अंदर ही यह युद्ध हुआ था। तो 18 नवंबर 1962 के दिन ये इस युद्ध की शुरुआत हुई थी प्रातः 9 बजे और रात्रि 10 बजे तक यह काफ़ी लंबा चला युद्ध और इसके अंदर 114 भारत के जवान शहीद हुए थे और उन्होंने 124 जवानों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया और 1300 चाइनीज जो सैनिक थे सामने से उस युद्ध के अंदर शामिल थे। तो अब हम बात करते हैं इस झील की फिंगर्स क्या हैं, क्योंकि हम इसमें सुनते हैं कि फिंगर 1 फिंगर 2, तो ये फिंगर्स क्या हैं। तो जैसे बंजर पर्वत है जिसे चांग चेनमो कहा जाता है, इसका आकार हथेलियों की भांति है तो जिसे फिंगर्स कहा जा सकता है। अब भारत का इसमें दावा है कि भारत की जो LAC है, जो LAC जो भारत और चाइना के बीच में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वह फिंगर 8 से शुरू होती है। भारत इस बात का दावा करता है, वहीं चीन कहता है कि यह फिंगर 2 से शुरू होती है। हालांकि जो इस क्षेत्र के अंदर जो भौतिक रूप से फिंगर 4 पर भारत का नियंत्रण है और यहाँ भौतिक रूप से इसे भारत नियंत्रित कर रहा है।
अब इस झील के बारे में बात करें तो जो पेंगोंग त्सो झील है वह एक लंबी, गहरी और संकीर्ण झील है। नहीं, इसकी चौड़ाई कम है, लंबाई अधिक है और लद्दाख के क्षेत्र में लगभग 4,350 मीटर की ऊंचाई पर यह झील स्थित है, यानी काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है। और एक खारे पानी की झील है जिसकी जो लंबाई है वो 134 किलोमीटर और चौड़ाई 5 किलोमीटर है। यह सर्दियों के अंदर ये जो झील है वो जम जाती है और इसमें पोलो और आइस स्केटिंग जैसे खेल इसके अंदर खेले जा सकते हैं। यह सिंधु नदी के बेसिन का हिस्सा नहीं है, अर्थात सिंधु नदी के बेसिन से ये अलग है। और इसके अलावा यह रामसर साइट भी नहीं है, क्योंकि हालांकि जो रामसर कन्वेंशन है उसके तहत इसकी पहचान करने की प्रक्रिया जारी है, लेकिन अभी वर्तमान में ये रामसर साइट के अंदर इसे शामिल नहीं किया गया है। अगला टॉपिक है विश्व महासागर दिवस। प्रतिवर्ष 8 जून को विश्व महासागर दिवस यानी वर्ल्ड ओशियन डे मनाया जाता है। और महासागर जो है वो हमारी पृथ्वी पर न केवल जीवन का प्रतीक है बल्कि पर्यावरण संतुलन के अंदर भी ये प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। अब हम बात करते हैं इसकी थीम के बारे में। तो वर्ष 2020 के लिए जो विश्व महासागर दिवस की जो थीम है वह है इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियन, अर्थात एक स्थायी महासागर के लिए नवाचार। ये इस वर्ष की इसकी थीम रही है। अब हम इसके उद्देश्यों के बारे में बात करते हैं कि इसे क्यों मनाया जाता है। तो इसके प्रमुख कारणों की बात करें तो विश्व में महासागरों के जो महत्व और उनकी वजह से आने वाली चुनौतियों के बारे में विश्व में जागरूकता पैदा करना इसका उद्देश्य है। साथ ही लोगों को उनके जीवन में महासागरों के महत्व के बारे में बताना। इसके अतिरिक्त महासागरों से कुछ जुड़े पहलू हैं जैसे कि खाद्य सुरक्षा, जैव विविधता, पारिस्थितिकी संतुलन, सामुद्रिक संसाधन, उनके अंधाधुंध उपयोग और जलवायु परिवर्तन आदि पर प्रकाश डालना इसका उद्देश्य है। ये थे इसके उद्देश्य। अब हम बात करते हैं महासागरों पर प्रभाव के बारे में। तो महासागरों के अंदर जो प्लास्टिक प्रदूषण जो फैलाया जा रहा है जिससे कि जो महासागर है वो प्रदूषित होते जा रहे हैं और इससे समुद्री जीवों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और वे गलती से इन प्लास्टिक जो प्रोडक्ट्स हैं जो इनको अपना भोजन समझ लेते हैं और उन्हें खा लेते हैं जिससे कि वे मारे जाते हैं। और ये जो पारिस्थितिकी संतुलन है, समुद्री पारिस्थितिकी संतुलन, उसे ये बिगाड़ता है, ये जो प्रदूषण है महासागरों का प्रदूषण। और इसके अलावा जैसे जो जहाज़ों के द्वारा जो अपशिष्ट छोड़े जाते हैं, तैलीय अपशिष्ट, उनसे भी समुद्र प्रदूषित होते हैं और करोड़ों जो जीव हैं, समुद्री जीव, उनकी मृत्यु हो जाती है इनकी वजह से, और जो कि इसकी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो इन्हें रोकने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इसकी जो पारिस्थितिकी तंत्र है समुद्र का वो काफ़ी ज़्यादा असंतुलित हो जाएगा और आगे चल कर के मनुष्य जो का जीवन है उसे भी काफ़ी प्रभावित करेगा। अब इस दिवस के महत्व के बारे में बात करते हैं। तो दुनिया की लगभग जो 30% जो आबादी है वो तटीय इलाकों में ही रहती हैं। उनका जो जनजीवन है पूरी तरह से इस पर निर्भर रहता है। इस विशाल महासागर से हमें पेट्रोलियम मिलता है और उसके साथ बहुत से अन्य संसाधन भी प्राप्त होते हैं। और इसके अलावा मौसम में आने वाले बदलाव और जलवायु परिवर्तन की जानकारी प्रदान करने में भी इन महासागरों का काफ़ी अहम योगदान रहता है। अब हम इसकी पृष्ठभूमि के बारे में बात करें तो वर्ष 1992 के अंदर रियो डी जेनेरियो के अंदर पृथ्वी ग्रह नामक फोरम में एक जो विश्व महासागर दिवस मनाने का फैसला लिया गया। और उसके बाद वर्ष 2008 के अंदर यूएनओ अर्थात यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस संबंध में आधिकारिक मान्यता दी गई। और उसके बाद प्रतिवर्ष 8 जून को 2009 से प्रतिवर्ष 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के समक्ष महासागरों की वजह से आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता फैलाने का अवसर भी प्रदान करता है। ऑनलाइन नैमिषा 2020। हाल ही में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय अर्थात नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट एनजीएमए ने 8 जून से 3 जुलाई 2020 तक ग्रीष्मकालीन कला ऑनलाइन नैमिषा का आयोजन करने की घोषणा की है। और इस दौरान जो इसके अंतर्गत जो प्रतिभागी हैं वो इन जो कलाकारों के साथ में अभ्यास करने और सीखने का अवसर प्राप्त करेंगे। और ये जो एनजीएमए है यह जो ऑनलाइन नैमिषा कार्यक्रम है वो इसी एनजीएमए की पहल है और जो नई दिल्ली के अंदर स्थित है। इस कार्यक्रम में 8 जून से 3 जुलाई तक 4 कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा, जिनके शीर्षकों के बारे में बात करें तो पहला है चित्रकला कार्यशाला, दूसरी है मूर्तिकला कार्यशाला,
तीसरी प्रिंट मेकिंग और चौथी है इंद्रजाल द मैजिक ऑफ आर्ट। इस तरह से इन 4 कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा 8 जून से 3 जुलाई के दौरान। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के बारे में बात करें तो जो एनजीएमए है उसका बनाने का जो विचार है सबसे पहले 1949 के अंदर अस्तित्व में आया और 29 मार्च 1954 को तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन के उन्होंने औपचारिक रूप से एनजीएमए की स्थापना की, जवाहरलाल नेहरू और गणमान्य कलाकारों के और कला प्रेमियों की उपस्थिति में। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के जो मुख्य लक्ष्य हैं वे हैं और उद्देश्य हैं उनमें वर्ष 1850 से लेकर के अब तक की जो जितनी भी आधुनिक कलाकृतियां हैं उनको प्राप्त करना और उनका संरक्षण करना, साथ ही देश और विदेश में विशिष्ट प्रदर्शनियों का आयोजन करना, कला से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन देना। इस प्रकार के ये इसके लक्ष्य और उद्देश्य हैं। पेट्रापोल इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, यह है पश्चिम बंगाल और भारत की सीमा पर एक चेक पोस्ट है। तो पश्चिम बंगाल 1 महीने से अधिक समय के बाद में रविवार को उत्तर 24 परगना जिले के अंदर जो पेट्रापोल इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है उसके माध्यम से पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ में पुनः द्विपक्षीय व्यापार प्रारंभ करेगा। हालांकि ये काफ़ी समय से लंबे समय से जो कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन लगा था, इस लॉकडाउन के दौरान इस चेक पोस्ट को बंद कर दिया गया था और ये द्विपक्षीय व्यापार स्थगित था और अब इसे पुनः शुरू किया गया है। यह भारत और बांग्लादेश के मध्य पेट्रापोल बेनापोल सीमा चौकी पर भारत की ओर स्थित एक चेक पोस्ट है और पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के अंदर बोंगांव के निकट बांग्लादेश भारत सीमा पर यह अवस्थित है। पेट्रापोल पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिण में अवस्थित एकमात्र स्थलीय पोर्ट है जो एशिया का सबसे बड़ा स्थलीय सीमा शुल्क स्टेशन भी है और इस स्थलीय पोर्ट के माध्यम से भारत और बांग्लादेश के मध्य लगभग 60% द्विपक्षीय व्यापार किया जाता है। सुंदरबन में सोलर माइक्रोग्रिड्स की स्थापना की जा रही है। सुंदरबन में स्थापित जो सोलर माइक्रोग्रिड्स हैं उनसे जो यहाँ के जो एक स्थानीय स्तर पर विद्युत की आपूर्ति करता है। ये जो सोलर माइक्रोग्रिड हैं वो छोटे और स्थानीय ग्रिड होते हैं जो कि सौर ऊर्जा का उपयोग करके 10 से 100 किलोवाट की क्षमता की बिजली की आपूर्ति करते हैं। सुंदरबन में स्थापित जो सौर माइक्रो ग्रिड है मुख्य रूप से मुख्य ग्रिडों से जुड़े हुए नहीं है, अर्थात जो मेन लाइन्स हैं उनसे ये नहीं जुड़े हैं। ये केवल स्थानीय आबादी की ज़रूरतों को ही पूरा कर सकते हैं, ये अन्य बाहर की ज़रूरतों को पूरा नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं WWF इंडिया के बारे में, जो कि गैर लाभकारी संगठन है जिसका पूरा नाम वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया है। उसने सुंदरबन का जो एक भाग है सतजेलिया, उस द्वीप में 6 माइक्रोग्रिड का निर्माण किया है जिनमें से प्रत्येक में 10 किलोवाट विद्युत की आपूर्ति की जाती है और इस प्रकार से यह लगभग 600 परिवारों की जो विद्युत आपूर्ति की आवश्यकताएं हैं उन्हें पूरी करती है। और इस तरह के एक ग्रिड सुंदरबन के कुमिरमारी द्वीप और दूसरी ग्रिड गोसावा ब्लॉक में स्थापित की जाएगी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1990 के दशक के मध्य सुंदरबन में दुनिया के सबसे अधिक सौर ऊर्जा प्रतिष्ठान अर्थात 2 लाख से ज़्यादा जो ऑफ ग्रिड कनेक्शन वहां पर स्थापित किए गए थे। हालांकि वर्ष 2012 से इस क्षेत्र के अंदर कमी आई क्योंकि जो मेन स्ट्रीम की जो इलेक्ट्रिक ग्रिड्स हैं उनकी पहुंच इन क्षेत्रों के अंदर बढ़ चुकी है, अर्थात जो भारत की जो विद्युत कंपनियां हैं अब वहां तक भी अपनी लाइनों को पहुंचाने लगी हैं, जिससे कि सौर ऊर्जा ग्रिडों का प्रभाव थोड़ा कम हो गया है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा समर्थित जो ICZM अर्थात इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट जो है, इस परियोजना के तहत मुख्य ग्रिड की पहुंच सागर द्वीप तक हो गई है और ये जो एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन परियोजना यानी ICZM जो परियोजना है, यह एक विश्व बैंक समर्थित परियोजना है जिसका उद्देश्य देश में व्यापक तटीय प्रबंधन दृष्टिकोण के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय क्षमता का निर्माण करना है। अगला टॉपिक है हमारा पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक। तो हाल ही में येल यूनिवर्सिटी के द्वारा द्विवार्षिक रूप से जारी किए जाने वाले पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक यानी एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI में भारत का जो स्थान है जो 168वां रहा और इसमें 180 देशों की सूची थी जिसमें भारत 168वें स्थान पर है, अर्थात भारत का जो प्रदर्शन है वो काफ़ी कमज़ोर रहा है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक
येल यूनिवर्सिटी के जो सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी, इसके अलावा कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क, इन दोनों जो संस्थाओं की संयुक्त पहल है ईपीआई। इस ईपीआई को WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सहयोग से तैयार किया जाता है और इसके अंदर जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है उससे संबंधित जो आकलन है विभिन्न आधारों पर किया जाता है, जिनमें से हम बात करें तो सबसे पहली चीज़ भारत के जो विभिन्न ऐसे संकेतक जिनके अनुसार भारत का प्रदर्शन निर्धारित किया गया। तो भारत का जो पर्यावरण संबंधी जो भारत का जो पर्यावरण है उस वह स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख जो मापदंड है जैसे कि वायु गुणवत्ता, इसके अलावा स्वच्छता और पेयजल, हैवी मेटल्स, अपशिष्ट प्रबंधन, इन सभी क्षेत्रों के अंदर भारत का जो प्रदर्शन है वो काफ़ी अन्य देशों की तुलना में काफ़ी ख़राब रहा और ये जो मापदंड है इनके अंदर भारत पिछड़ा है, इससे उसकी रैंकिंग डाउन आई है। अब हम बात करते हैं जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र जो सेवाएं हैं उनसे संबंधित मापदंडों पर भी भारत का स्कोर दक्षिण एशिया के औसत स्कोर से कम रहा है। इसके अलावा दक्षिण एशियाई जो देशों में जलवायु परिवर्तन संकेतकों में भारत का स्थान पाकिस्तान के बाद दूसरे स्थान पर यानी 106वें स्थान पर रहा है, अर्थात पाकिस्तान भी हमसे इस क्षेत्र में आगे रहा। रिपोर्ट के अनुसार विगत 10 वर्षों के अंदर जो ब्लैक कार्बन, इसके अलावा CO2 उत्सर्जन और ग्रीन हाउस उत्सर्जन में काफ़ी वृद्धि हुई है। अब हम बात करते हैं ईपीआई के अंदर जलवायु परिवर्तन से संबंधित श्रेणी का मूल्यांकन जिन संकेतकों के आधार पर किया जाता है उनकी बात करें तो वे हैं समायोजित उत्सर्जन वृद्धि दर, इसके अलावा 4 प्रमुख जो ग्रीन हाउस गैस हैं और एक प्रदूषक से मिली हुई श्रेणी में वृद्धि, भूमि आच्छादन में कमी से CO2 उत्सर्जन में वृद्धि, ग्रीन हाउस गैस की तीव्रता वृद्धि दर, इसके अलावा प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन। ये जो 5 ऐसे संकेतक हैं जिनके आधार पर जो ईपीआई में जलवायु परिवर्तन संबंधी श्रेणी का मूल्यांकन किया जाता है। अब सुशासन के महत्व के बारे में बात करें तो सुशासन किसी भी देश की पर्यावरणीय स्थिति को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसके लिए जो नीति निर्माण प्रक्रिया के अंदर लोगों की भागीदारी, पारदर्शी विनियमन, लक्ष्यों और कार्यक्रमों पर खुली बहस, स्वतंत्र मीडिया, गैर लाभकारी संगठनों की उपस्थिति और कानून के शासन आदि की जो भूमिका है उसे बढ़ावा देने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जो एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है ईपीआई संकेतक, वो समस्या को निर्धारित करने और लक्ष्य को निर्धारित करने, रुझानों को ट्रैक करने, परिणामों को समझने और सर्वोत्तम नीतियों के निर्माण के अंदर भी ये मदद करते हैं। एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs को पूरा करने की दिशा के अंदर आवश्यक नीति निर्माण में भी सहायक होते हैं। और ईपीआई रैंकिंग यह समझने में मदद करता है कि कौन से जो ऐसे देश हैं जो पर्यावरणीय चुनौतियों का बेहतर तरीके से प्रबंधन कर पा रहे हैं। इसके अलावा जो अन्य देश हैं उनकी ईपीआई में बेहतर प्रदर्शन करने वाले देशों की जो नीतियां हैं उनके अनुसार अपनी घरेलू नीतियों के अंदर आवश्यक परिवर्तन भी कर सकते हैं। अर्थात जो देश ईपीआई अर्थात जो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर उच्च रैंक ले रखे हैं जिन्होंने, तो उन्होंने ऐसी क्या नीतियां अपनाई, उन नीतियों का अनुसरण भी जो निम्न रैंक वाले देश कर सकते हैं, उसके अनुसार अपनी नीतियों के अंदर बदलाव कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी आज की करंट अफेयर्स की क्लास के सभी टॉपिक्स कंप्लीट हैं और बारी है हमारे आज के प्रश्न की। हमारा आज का प्रश्न है, हाल ही में आई कमिट भारत के किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया एक नया अभियान है? इसका जवाब आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। इसका सही जवाब है ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्रालय स्वतंत्र प्रभार RK सिंह ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आई कमिट अभियान की शुरुआत की है और इस पहल का जो उद्देश्य है वह है सरकारों, इसके अलावा कॉरपोरेट्स और इसके अलावा बहुपक्षीय और द्विपक्षीय संगठनों, थिंक टैंक्स और व्यक्तियों को एक साथ लाना है। भविष्य में एक मजबूत और टिकाऊ ऊर्जा प्रणाली है इसका निर्माण करना भी इसका उद्देश्य है। साथ ही जो
सर्विस ये जो अभियान है वह ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासन के तहत एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड यानी EESL के द्वारा संचालित किया जाता है। तो ये थी इससे संबंधित एक संक्षिप्त जानकारी। इसके बारे में डिटेल से जानने के लिए आप हमारी 8 जून 2020 की अर्थात कल की जो पिछली करंट अफेयर्स की क्लास थी उसमें आप इसकी और डिटेल जान पाएंगे। साथ ही इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उन पर भी आप डिटेल से इसमें अध्ययन कर पाएंगे। तो इसके लिए आप हमारी पिछली क्लास को देख सकते हैं। अब बारी है उस प्रश्न की जिसका जवाब आपको देना है। तो वह प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में किस पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदल करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट कर दिया गया है? इसका जवाब आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के दे सकते हैं। साथ ही आप अपने सुझाव, अपने फीडबैक्स, अपनी जो भी समस्याएं हैं या आपके जो भी विचार हैं उन्हें कमेंट सेक्शन के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। थैंक यू।